हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीन पियाजे और उनके द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जीन पियाजे कौन है। एक्चुअली है नहीं थे। तो जीन पियाजे ना एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। और जीन पियाजे को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने ही तीनों बच्चों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट किया। अभी जीन पियाजे ने ना कई सारी बुक्स और थ्योरीज को प्रेजेंट किया। सभी तो हमें पढ़नी भी नहीं है, पर जो हमारे सिलेबस में है ना वो है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अभी क्या है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या है ये कॉग्निशन। तो एक सिंपल सी भाषा में बताऊं ना, तो कॉग्निशन हर वो एक्टिविटी है जिसमें आपके दिमाग का यूज होता है, जैसे कि थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेमोरी एंड अटेंशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। ये सभी आ जाते हैं कॉग्निशन के अंडर। और पियाजे ने भी इसी कंसेप्ट को पकड़ा और रिसर्च किया ये जानने के लिए कि किस तरह एक बच्चे की ब्रेन की फंक्शनिंग, यानी उसके कॉग्निशन का विकास होता है समय के साथ अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में। आगे है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एक बच्चा क्या है, एक लीडर साइंटिस्ट की तरह है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं और खोजबीन करते हैं। तो उसी प्रकार एक बालक भी खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, खुद से एक्सप्लोर करता है, अपने आसपास के एक्सपीरियंस को गेन करता है। अभी ये सभी पॉइंट्स हो गए जीन पियाजे की इंट्रोडक्शन के। अब बात करते हैं इन डिटेल अबाउट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इनकी जो थ्योरी है ना, हम इसको ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट तो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का और दूसरा है कॉग्निटिव स्टेजेस का। तो एक एक करके समझते हैं इन दोनों टर्म्स को, और इनके अंडर जो आने वाले सब टर्म्स हैं इनको हम इस तरह से समझेंगे कि आप कभी भी इन टर्म्स को भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। तो जीन पियाजे ना एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि वो मानते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है और अपनी नई नॉलेज को ना प्रीवियस नॉलेज के साथ जो उससे ऑलरेडी पता है उसके ऊपर रखता है। तो जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि पिछली ईंट के ऊपर अगली ईंट को रखा जाता है, उसी प्रकार हम बच्चा क्या करता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंडर आने वाले ये तीन टर्म्स के बारे में। अभी ऐसा कोई सा भी टीचिंग एग्जाम नहीं है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इन तीनों टर्म्स के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये तीनों टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके बीएड या डीएलएड के सेशन में बल्कि उसके बाद आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो चलिए आसान सी भाषा में समझते हैं इन तीनों टर्म्स को। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, आप एक बार इसको छोड़िए और मेरे साथ इमेजिन कीजिए कि आप एक 3 से 4 साल के बच्चे हो और अपनी मम्मा के साथ आप एक पार्क में आए हो। वहां आपने पार्क में देखा एक डॉग है जिसके क्या है, 4 पैर है, एक पूंछ है और 2 बड़े बड़े कान है। तो आपके माइंड में क्या है, एक कंसेप्ट बन गया, एक स्कीमा बन गया कि हर वो जानवर जिसके 4 पैर हो, एक पूंछ हो और 2 कान हो, वो क्या होता है, वो होता है एक डॉग। तो ये बन गया आपके माइंड में एक स्कीमा, एक कंसेप्ट या फिर एक मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल फ्रेमवर्क। इसे हम कहते हैं स्कीमा। अभी आगे आप चलते जा रहे हो और आगे आपकी मम्मा को मिल गई उनकी एक फ्रेंड और आपको दिख गया एक और नया जानवर। अरे बिल्कुल ही वैसा, वही 4 पैर, एक पूंछ और 2 कान। अभी आपके लिए तो एक कंसेप्ट बना था डॉग के लिए कि हाँ उसके अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, उसके लिए आपका एक ऑलरेडी स्कीमा प्रेजेंट था। तो आपके लिए ये जानवर भी कैसा होगा, एक डॉग ही होगा, बिकॉज आपके लिए एक प्रायर नॉलेज ऑलरेडी सेट की हुई थी, आपके एक स्कीमा ऑलरेडी वहां पर बना हुआ था। और इस प्रोसेस को कहते हैं असिमिलेशन, जहां आप नई इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में ऐड ऑन करते हैं बिना उस स्ट्रक्चर में चेंज लाए। क्लियर है। तो असिमिलेशन हुआ नई इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ऐड करना।
अभी आप इन दोनों एनिमल्स को देख ही रहे थे कि तभी एक बोला भाऊ भाऊ और दूसरा बोला म्याऊं म्याऊं। अरे बाबा, ये दिक्कत हो गई। मेरे को तो पता था कि जो डॉग्स होते हैं वो करते हैं भाऊ भाऊ, तो ये म्याऊं म्याऊं वाला कौन आ गया इसके बीच में? यानी कि जो जो आपकी इंफॉर्मेशन थी ना, ये जो नई इंफॉर्मेशन है, ये आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट नहीं हो रही है और इस केस में आपको लाना पड़ेगा एक चेंज। उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है आपकी मदर के, आपकी मम्मा आपको बता दें कि बेटा जो भाऊ भाऊ करते हैं वो डॉग्स होते हैं एंड म्याऊं म्याऊं करने वाले जो होते हैं वो बिल्ली होती है। या फिर हो सकता है आप खुद से इसको डिस्कवर कर ले कि हाँ, ये दोनों जानवर क्या होते हैं, अलग होते हैं। दोनों ही केस में क्या होता है कि आप मॉडिफाई करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि स्कीमा क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को एनकाउंटर करते हैं, यानी जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखते हैं तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन जाता है, एक स्कीमा बन जाता है। असिमिलेशन क्या होता है? जब आप इसी स्कीमा में कुछ ऐड ऑन करते हैं, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, बट आप अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं, सिर्फ उसमें क्या है, एक नई इंफॉर्मेशन को प्लस कर देते हैं, यानी उसे ऐड ऑन कर देते हैं। अकोमोडेशन में क्या है कि जो नई इंफॉर्मेशन है ना, आप उसमें एक चेंज के साथ अपने स्कीमा में ला रही हैं, यानी कि जो आपको ऑलरेडी नॉलेज है उसमें आप नई नॉलेज को ला रही हैं और ऐसा ला रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई कर रही हैं। तो ये तीनों टर्म्स आ जाती हैं, दी गई है पियाजे के द्वारा, स्कीमा, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजिली समझ में आ गया होगा। तो गाइस, आगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास है कॉग्निटिव स्टेजेस। तो जीन पियाजे ने कहा कि जैसे जैसे एक पर्सन की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि का विकास, यानी कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी चलती रहती है। और इसी के रिलेटेड इन्होंने इन टोटल 4 कॉग्निटिव स्टेजेस को यहाँ पर मेंशन किया, जिसमें सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इन्होंने कहा कि ये स्टेजेस है ना, ये हम कोई भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते, यानी कि हम ऐसा नहीं कि सेंसरी मोटर के बाद सीधा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में चले जाएं। सेकंड है कि हैपेंस इन सेम ऑर्डर। तो कहने का मतलब है कि सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशन ही आएगी, प्री ऑपरेशन के बाद कॉन्क्रीट ही आएगी एंड उसके बाद फॉर्मल ही आएगी। ऐसा नहीं है कि पहले सेंसरी आएगी फिर फॉर्मल फिर प्री ऑपरेशन फिर कॉन्क्रीट। तो हम इसका जो सीक्वेंस है, जो इसका क्रम है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। लास्ट है कि जो ये स्टेजेस है ना, इसमें सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि हम जो चेंजेस होते हैं बच्चे में उसको ऑब्जर्व इजिली कर सकते हैं। तो चलिए इस स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि जो इनके टाइम डिफरेंस इन्होंने दिया है। तो कंक्रीट ऑपरेशन के लिए इन्होंने कहा है कि जब एक बच्चे की उम्र बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है तब वो बच्चा आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि इसका टोटल टाइम पीरियड हम कह सकते हैं 2 साल का होता है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो 2 साल से लेकर 7 साल तक। तो इन टोटल 5 इयर्स का ये टाइम पीरियड है, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो 7 साल से लेकर 11 साल तक, यानी कि यहाँ पर है 4 साल का टाइम डिफरेंस एंड ये हम कह सकते हैं लेटर चाइल्डहुड को। ओके। एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि 11 साल से प्लस के बच्चे, फिर चाहे वो जितने भी बड़े हो जाए, वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन के अंडर आते हैं। अभी जो फॉरेन ऑथर्स है वो इसको मेंशन करेंगे 12 इयर्स, जो हमारे इंडियन ऑथर्स है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं 11 इयर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 7 से 11 दिया हो या 7 से 12 दिया हो, दोनों ही एक बात है। तो गाइस, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन चारों स्टेजेस को। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है हमारे पास? सेंसरी मोटर स्टेज। टाइम पीरियड है इसका बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल की एज तक। अभी इस ये जो सेंसरी मोटर है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है सेंसर और एक है मोटर। और इन्हीं से पहले 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक तो है सेंसेस और दूसरा है मोटर एक्शंस। तो समझते हैं पहले पॉइंट से, सेंसेस। तो बच्चा यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे गेन करता है? वो गेन करता है अपने सेंसरी इनपुट्स के थ्रू, यानी कि जो बच्चे के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे कि साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल के थ्रू। अभी सेंसरी मोटर स्टेज में एक 2 साल के बच्चे के अगर आपको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं,
या फिर उससे आप कोई बुक पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो उससे उस बच्चे को नॉलेज नहीं गेन होगी, बिकॉज वो बच्चे की कॉग्निशन इतनी मैच्योर नहीं है कि वो उस बुक्स को या फिर उसके जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसको समझ सके। वो समझता है सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू। सेकंड पॉइंट है उसके बाद मोटर एक्शंस। तो पियाजे ने कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, उसको जन्मजात ही उनके अंदर कुछ मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे कि सकिंग और ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग कैसे क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ना, जैसे कि बॉल दी है तो वो बॉल को पकड़ लेता है। अभी ये जो मोटर स्किल्स है ना, ये उस बच्चे को सिखाई नहीं जाती, उसके अंदर ही से ही ये मोटर स्किल्स डेवलप्ड होती हैं। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो 18 से 24 महीने की उम्र, यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल की एज में बच्चे को क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का पता लगना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट यानी कि अगर आप उसको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं, जानबूझ के उसको हाइड करते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट तो है, बस आपने उसको हाइड कर दिया है। इससे पहले अगर आप 1.5 से 2 साल के पहले अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप हाइड कर देना बॉल को, तो बच्चा समझेगा कि हाँ, बॉल थी, वो पता नहीं चली गई होगी, कहीं और चली गई होगी। बट इस एज में आकर बच्चे को पता लगता है कि हाँ, बॉल है, जस्ट आपने क्या किया है, उसको हाइड किया है, और बच्चा क्या करेगा, पीछे से जाकर उस कार्डबोर्ड की उस बॉल को फाइंड आउट कर लेगा। यानी कि बच्चे को पता लगता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट है, वो कहीं पर भी नहीं गई है। So object permanence means understanding that object continues to exist even if it can't be seen. Clear? फोर्थ पॉइंट है इमिटेशन। तो एक बच्चा इस स्टेज में क्या करता है, अपने पेरेंट्स को या अपने जो केयर गिवर्स है उसको इमिटेट यानी उनकी नकल करता है, उनके एक्शंस की और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को एज इट इज कॉपी करता है। ओके गाइस, तो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो हमने जहां पर सेंसरी मोटर स्टेज को एंड किया था 2 साल तक, तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये 2 साल के बाद चलती है और चलती है 7 साल तक की एज तक। ओके, अभी यहाँ प्री ऑपरेशनल क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो प्री और दूसरा है ऑपरेशनल। यहाँ पर जो ऑपरेशनल है उसका मतलब होता है लॉजिक, और प्री का मतलब होता है पहले। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक की डेवलपमेंट एक बच्चे में नहीं होती है। और इस स्टेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले तो है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर बच्चा रिवर्स वे में नहीं थिंक कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो पहले बच्चा क्या है, 2 का टेबल याद करेगा तो 2 गुना 5 करता है, तो बच्चे को पता है कि 10 होता है। पर वही अगर हम एक उसे कहें कि 5 गुना 2 क्या होगा, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो ये जो है कंसेप्ट जो है रिवर्सिबिलिटी का होता है कि उसको 2 गुना 5 तो पता है क्या है, पर उसको 5 गुना 2 नहीं पता। तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी। वैसे ही 3+2 होता है 5, बट 5-3 क्या होगा, बच्चे को नहीं पता। ओके, तो इस स्टेज में बच्चा लैक करता है रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को। सेकंड है लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है कि साइज हो गया या वॉल्यूम हो गया, इस कंसेप्ट को बच्चा यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं समझ पाता। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो 2 बीकर्स हैं हमारे पास, हम इन दोनों बीकर्स में क्या करते हैं, 100 ml का वाटर फिल करते हैं, और बच्चे को कहते हैं कि इन दोनों में से एक बीकर को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो लॉन्गर बीकर की तरफ जाएगा, बिकॉज जो उसका कंसेप्ट है ना वो ये है कि जितने लंबा बीकर होगा उतना ज्यादा इसमें क्या है, वाटर का कंटेंट होगा। वहीं वो ये बात को भूल जाता है कि उसकी चौड़ाई जो है वो दूसरे बीकर से क्या है, कम है। ओके, तो ये होता है कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का है, कंजर्व्ड है, वॉल्यूम वही रहेगा, 100 ml ही इसमें है, 100 ml ही इसमें है, बट यहाँ पर बच्चा क्या है, सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से उस बीकर को देख रहा है। उसके बाद थर्ड आता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि कोई भी दो ऊटपटांग से इवेंट्स को एक साथ वो बच्चा क्या है, मर्ज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आप भी करते हो ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका काम नहीं बनेगा। अबे बिल्ली रास्ता काट रही है वो अलग चीज है, आपका काम ना बनना वो एक अलग कंसेप्ट है। आप क्या करते हो, दोनों को मैशअप कर देते हो, यानी कि जो लॉजिक्स है ना वो यहाँ पर क्या होते हैं, इनलॉजिकल होते हैं। वैसे ही बच्चा क्या कह सकता है कि हाँ, मेरे को आज नींद नहीं आ रही, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, आज चांद नहीं निकलेगा। तो दोनों ही अलग कंसेप्ट है, नींद उसको नहीं आ रही और रात नहीं होनी चाहिए, वो उसका क्या है, एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है। क्लियर? इसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, ये समझता है कि जो चीज मेरे को पसंद है
वही चीजें जो है अलग लोगों को भी, पेरेंट्स को, उसके केयर गिवर्स को या फिर जो भी पर्सन है उनको भी पसंद होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर उस बच्चे को कार्टून्स पसंद है तो वो मानता है कि बाकी पर्सन्स को भी कार्टून्स पसंद होने ही चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अपने आप को खुद को सेंटर में मानता है और समझता है कि जो उसको पसंद है वही जो है उसके आसपास के लोगों को भी पसंद होगा। फिर इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिंबॉलिक प्ले। अभी जो 2 से लेकर 7 साल तक की एज है ना, ये क्या है, प्री स्कूलिंग एज है। यानी कि यहाँ पर बच्चा अलग-अलग पीयर ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ अलग-अलग गेम्स और प्लेस में पार्टिसिपेट करता है। उसी में से एक टाइप है सिंबॉलिक प्ले। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा क्या है, एक बनाना को एक टेलीफोन की तरह यूज कर रहा है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट की तरह सिंबलाइज कर रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज को हम कहते हैं सिंबॉलिक प्ले। और इसकी अदर एग्जांपल है कि जैसे कि एक पीस ऑफ वुड को बच्चा राइडिंग हॉर्स की तरह यूज कर रहा है, या फिर एक नर्स या फिर डॉक्टर्स की तरह जो गेम्स खेलते हैं वो क्या होते हैं, सभी सिंबॉलिक प्ले के अंडर आते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ऐसी स्टेज है जहां पर बच्चे की लॉजिक पावर प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। पर अगली स्टेज में ऐसा नहीं है, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चे की कुछ हद तक लॉजिक जो है पावर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल्दो अपने पीक पर मैक्सिमम तो नहीं हम कह सकते, पर हाँ, बच्चा जो ये कंसेप्ट है जो प्री ऑपरेशन में नहीं समझ पा रहा था वो यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देता है। ये जो है ये थर्ड स्टेज है और इसका टाइम पीरियड है 7 साल से लेकर 11 साल तक। तो पहली स्टेज से बर्थ से लेकर 2 साल तक, फिर आगे 2 से लेकर 7 साल तक, और ये जो स्टेज आने वाली है 7 से लेकर 11 साल तक। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहली है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल उसे एनिमल्स दिए जाए तो एनिमल्स को वो क्लासिफाई कर देगा कि ये जो है उड़ने वाले एनिमल्स हैं, ये तैरने वाले एनिमल्स हैं, ये ग्राउंड में चलने वाले एनिमल्स हैं। इस तरह से क्या है वो क्लासिफाई कर सकता है इन टाइप्स में। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रेशन, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जहां पर बच्चा फोकस कर पाता है एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव पर जब भी वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के एक बच्चे से पूछे कि क्या इस फैदर का वेट ज्यादा है या फिर स्टोन का वेट ज्यादा है, तो वो बच्चा कह सकता है कि हाँ, इस स्टोन का वेट ज्यादा है, बिकॉज इसमें क्या है, इस स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मास और वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर एक बच्चे का फोकस सिर्फ लेंथ या साइज पर नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे कंसेप्ट पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी। तो वहां पर हमने रिवर्सिबिलिटी में क्या एग्जांपल यूज की थी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो दोनों का आंसर सेम होगा। वहां पर बच्चे जो है सेकंड क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पर क्या है वो सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएगा, यानी कि उसमें क्या है रिवर्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पर इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं ना, तो जो जो भी काम बच्चा प्री ऑपरेशन में नहीं कर पा रहा था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो सभी काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी में रिवर्सिबिलिटी की अदर एग्जांपल है कि इफ लैब्राडोर इज अ डॉग एंड डॉग्स आर एनिमल्स, सो लैब्राडोर इज एन एनिमल। यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या है कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन और दूसरी से लेकर तीसरी सिचुएशन के बीच में एक लिंक बनाना स्टार्ट कर देता है। लास्ट है हमारे पास अंडरस्टैंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में हमने लास्ट पॉइंट पे भी कवर अप किया था कि अगर दो बीकर्स हैं हमारे पास, एक की हमारे पास चौड़ाई ज्यादा है और दूसरे की हमारे पास लेंथ ज्यादा है, तो पिछले लास्ट एग्जांपल में उसने क्या चूज किया था, एक ऐसे बीकर को जिसकी क्या है लेंथ यानी कि लंबाई ज्यादा है। पर यहाँ पर बच्चा क्या है कंक्रीट ऑपरेशन में अभी इस कंजर्वेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाता है और यहाँ पर वो कह सकता है कि हाँ, इन दोनों का क्या है ओवरऑल वॉल्यूम सेम है, सो ये दोनों ही क्या होंगे आपस में सेम होंगे, यानी कि 100 ml इन ईच होगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बाद लास्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां कंक्रीट ऑपरेशन खत्म होती थी 11 साल की एज पर, फॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट होती है 11 साल से और चलती है अबोर्ड यानी कि 11 साल से प्लस की एज तक ये चलती है। और पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो है ये फाइनल स्टेज है उसके कॉग्निटिव स्टेजेस में, जहां पर एक पर्सन की लॉजिकल थिंकिंग पावर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। इसका पहला पॉइंट ही यही है लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर पर्सन क्या है अपने थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से लॉजिकल बना लेता है और
अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में काम करना स्टार्ट कर देता है। अभी अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स क्या होता है, जैसे मोस्टली इसमें कंक्लूड होती है एक पर्सन की फीलिंग्स, जैसे कि लव, हेट, एंगर, ये सभी फीलिंग्स या फिर डेमोक्रेसी, फ्रीडम जैसे फीलिंग जो है यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि परिकल्पना, यानी कि दूर की सोचना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज छुट्टी लेता हूँ तो मेरी जो टीचर है वो मेरी मम्मा को कंप्लेंट करेगी, मेरी मम्मा आगे मेरे फादर को कंप्लेंट करेंगे और वो मेरे को मारेंगे। तो ये क्या है, एक हाइपोथेसिस बनाना बच्चा शुरू करता है अपने प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है इसका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या था कि यहाँ पर बच्चा एक पर्टिकुलर से दूसरी पर्टिकुलर में एक एग्जांपल को दूसरे एग्जांपल के साथ जोड़ रहा था इलॉजिकली। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, ये जो है साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग है, जहां पर एक बच्चा क्या है, डिडक्टिव वे में हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसको टेस्ट करता है एंड उससे जो कंक्लूजन निकलता है उसको अप्लाई करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर नॉलेज, यानी जो एक बच्चे को एक प्रॉब्लम से जो नॉलेज गेन हुई है, उसी नॉलेज को सिमिलर प्रॉब्लम्स में बच्चा अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एंड लास्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। तो यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को बच्चा जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि हम मुझे कौन सा इंटरेस्ट में जाना चाहिए, कौन से मेरे को स्किल सीखनी चाहिए या फिर कौन से मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट बच्चा यहाँ पर करना स्टार्ट कर देता है। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमने कॉग्निटिव थ्योरी को भी कवर अप कर लिया। इन शॉर्ट हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा कि जो हमारी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है प्रीवियस नॉलेज के ऊपर नई नॉलेज। फिर उसके बाद स्कीमा में क्या था, उसने बताया कि जब हम पहली बार किसी चीज को एनकाउंटर करते हैं, पहली बार किसी चीज को देखते हैं, तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बनता है उस चीज के रिलेटेड, जिसको इन्होंने कहा स्कीमा या फिर इन्होंने कहा मेंटल रिप्रेजेंटेशन। असिमिलेशन होगा अगर हम स्कीमा में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसमें कोई चीज ऐड कर दे बिना कोई भी चेंज लाए। और अकोमोडेशन होगा कि अगर हम उस स्कीमा में ऐड करें उसमें कुछ चेंजेस लाकर, यानी कि हम कुछ चेंज कर दे स्कीमा में अंडर। उसके बाद है कॉग्निटिव स्टेजेस। तो कितनी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी। सबसे पहली स्टेज जो है बर्थ से लेकर 2 साल की एज तक की होती है। यहाँ पर बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू सीखता है और उसके अंदर कुछ इनेट मोटर स्किल्स होती है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो चलती है 2 साल से लेकर 7 साल तक। एंड यहाँ पर जो बच्चे की लॉजिकल पावर्स है वो डेवलप नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे की कंजर्वेशन या फिर सेंट्रेशन या फिर रिवर्सिबिलिटी, ये तीनों जो है ये तीनों अंडर डेवलप्ड होती हैं। फिर उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 साल से लेकर 11 साल तक। वही बात है, 11 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की ये तीनों एबिलिटीज यहाँ पर जो नॉट पॉसिबल थी, यहाँ पर वो बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। इसके बाद है सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशन। 11 साल से प्लस की एज के बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को अचीव करते हैं, जहां पर बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, ये सभी बच्चा यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं स्टेजेस को आगे बहुत ही इजी वे में मैंने इस चार्ट में ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप इस चार्ट को मेमोराइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इसका मतलब है कि आप एग्जाम में बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर इस वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज कंसेप्ट थोड़ा सा नया है आपके लिए। 1 से 2 बार अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो आप इजीली इस कंसेप्ट को बहुत ही डीप हार्टेडली इसको समझ पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन का दी एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।